कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। सोने चांदी में वापस लौटी चमक। यूएस चुनाव के चलते सोना निवेशकों की पसंद। एमसीएक्स गोल्ड ½ % मजबूत, वहीं 2% की तेजी के साथ करीबन 68,500 के ऊपर चांदी। चीन के अच्छे मैन्युफैक्चरिंग आंकड़ों से मेटल्स में जोरदार तेजी। निकल करीब 2% मजबूत। एल्यूमिनियम, कॉपर और लेड में भी जोश। बुधवार को ओपेक और एलाइज की बैठक से पहले क्रूड में ठंडा कारोबार। आईईए ओपेक के आउटलुक घटाने से भी दबाव। ब्रेंट करीबन $45 के नीचे लुढ़का। शुक्रवार की गिरावट के बाद गुआर सीड गुआर गम में जोरदार रिकवरी। एनसीडीएक्स पर भाव 2% से ज्यादा चढ़े और डिमांड बढ़ने से तेल तिलहन में जोरदार खरीदारी। सरसों और पाम तेल में 1% से ज्यादा की मजबूती। सोयाबीन भी तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। त्योहारी सीजन में खाने के तेलों में क्या स्ट्रैटेजी रखें, बुलेटिन में बताएंगे आगे। शो में अपने गेस्ट को जोड़ते हैं और हमारे साथ एंजल ब्रोकिंग के प्रथमेश माल्या और एसएमसी कॉमट्रेड की वंदना भारती जुड़े हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। सबसे पहले आपकी टॉप पिक्स लेना चाहेंगे। प्रथमेश, नॉन एग्रो स्पेस में आपको कहां दिखते हैं ट्रेडिंग के मौके? गुड इवनिंग मनीष। मेरे ख्याल से नॉन एग्री स्पेस में गोल्ड और सिल्वर काफ़ी वोलेटाइल और थोड़ा स्टेबल होते हुए दिख रहा है रिसेंट ट्रेडिंग सेशंस में, बट वोलेटाइल रह चुका है। आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में एक्सपेक्टेड है कि वोलेटाइल रहेगा। तो मेरे ख्याल से गोल्ड और सिल्वर को अवॉइड करके क्रूड और कॉपर में स्ट्रैटेजी रहेगी। क्रूड में बाई करने की सलाह होगी अगस्त प्राइस 3100 पे। 3040 का स्टॉप रहेगा। ऊपर में करीब 3190 के टारगेट रहेंगे। वैसे ही कॉपर अगस्त वाला वायदा बाय करने की सलाह होगी। 510 के एंट्री पॉइंट होगा। स्टॉप लॉस 506 का रहेगा और ऊपर में टारगेट 515 के रहेंगे। खरीदारी की राय यहाँ पर कच्चे तेल में और कॉपर में और शानदार रिकवरी आज हमने सभी मेटल्स में आते हुए देखी है। लेकिन एग्रीकल्चर कमोडिटीज में वंदना, कहाँ है आपकी नजर? मनीषा, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे क्वार्टर काउंटर में एक तेजी आ सकती है। यहाँ पे तो 16,450 के लेवल पे मैं बाइंग रिकमेंड करूंगी। 17,000 का टारगेट रखना चाहिए। 16,250 का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के चलना चाहिए। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे गुआर काउंटर में गुआर सीड होगी। मुझे लग रहा है कि तेजी अभी यहाँ पे कंटिन्यू हो सकती है। 4,075 के करीब अगर हम बाइंग करते हैं तो मुझे लग रहा है कि 4110 तक का जो लेवल है वो यहाँ पे आ सकता है। 4,045 तक का या एक स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से गुआर काउंटर में भी यहाँ पे एक बाइंग जो है वो बनी रह सकती है। ओके, आज से हम 4:30 बजे रोज एक थीम पकड़ा करेंगे जहां पर हमें लगता है कि कमोडिटीज में आपको नजर रखनी चाहिए। और आज का थीम है खाने के तेल। त्योहारी सीजन शुरू होते ही खाने के तेलों में मजबूती देखने को मिली है। आज के कारोबार में सरसों और सीपीओ में करीब 1% से ज्यादा की बढ़त है। वहीं सोयाबीन में भी ½ % की तेजी देखने को मिली है। ऐसे में अब इस सेक्टर को कैसे देखना चाहिए, आगे क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आगे आने वाले हफ्ते एक महीने में यहां पर किस तरह की मांग और सप्लाई देखने को मिल सकती है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के डॉक्टर बीवी मेहता और जीजीएन रिसर्च के नीरव देसाई। आप दोनों का ही स्वागत है। मिस्टर मेहता, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे और इंपोर्ट्स पर नजर रखनी चाहिए क्योंकि जुलाई के महीने में 11 महीने के हाईज के हिसाब से इंपोर्ट्स हमने खाने के तेलों में आते हुए देखे हैं। इस नंबर को आप मंथ ऑन मंथ के हिसाब से कैसे देखते हैं? अगस्त में क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए, अब तक का जो इंपोर्ट का नंबर सामने आया है अबाउट 95 लाख टन का इंपोर्ट हुआ है जी। और अगले 3 महीने में मेरे ख्याल से कब से 35-36 लाख और आएगा। तो टोटल मिला के टोटल इंपोर्ट एडिबल ऑयल का समवेयर अबाउट 134-135 लाख टन ही होगा, जो लास्ट ईयर 149 था। तो डेफिनेटली इज डाउन। पर उनका एक श्रेय उनको भी देना, कोविड को भी देना पड़ेगा क्योंकि अप्रैल में जून में काफी डिमांड, कंजम्पशन और डिमांड कम रही है बिकॉज ऑरेक का सेगमेंट पूरा बंद था। इसके लिए डिमांड कम रही है इसके लिए। और अगले 3 महीने में मेरे ख्याल से हमारे यहाँ पैसे वाले ऑरेक का सेगमेंट खुल रहा है तो इंपोर्ट थोड़ा बढ़ेगा मतलब 12 से 13 लाख टन पर मंथ आने की आवश्यकता है। और अपना स्टॉक भी लोअर लेवल पे है। नॉर्मली इंडिया ऑपरेट एट अबाउट 17-18 लाख का स्टॉक है जो अभी 15 लाख के करीबी है। तो कम से अप्रैल मई में तो नीचे जाके 9 से 10 लाख हो गया था। तो लगता है कि 12-13 लाख हर महीने अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में 12-13 लाख, तो अगले 3 महीने में 35 लाख टन आएंगे और उसके वजह से टोटल इंपोर्ट 134-35 लाख टन हो सकता है। ओके। हाँ जी मैडम।
जी, यानी कि इंपोर्ट्स यहाँ पर महीने दर महीने बढ़ते हुए दिख रहे हैं और जो सप्लाई लाइन जो ड्राई हो चुकी थी वहां पर हमने एक बढ़त आते हुए देखी है। नीरव, आपसे जानना चाहेंगे कि त्योहारी मांग अब कितनी दिख रही है बाजार में, और पोल्ट्री, क्योंकि वो भी एक इम्पोर्टेंट सेक्टर है। काफी समय हम सोया मील के जो रिएक्शंस हैं वो यहाँ पर खाने के तेलों में भी आता हुआ देखते हैं, तो इन दोनों सेक्टर में अब फिलहाल कैसी मांग है? दोनों में मैं बोलूंगा कि अभी ओके डिमांड है। दो फेस्टिवल डिमांड ने चालू तो करा है पिकअप करना, बट जो सप्लाई चेन हमारी टोटल ड्राई थी मार्च अप्रैल मई में, वो काफी अच्छी कवरेज हमने जून जुलाई में करी है। और रादर आई वुड से कि दिस मंथ इंपोर्ट इन अगस्त और इवन फैक ऑफ जुलाई अच्छा रहा है, जिससे पाइपलाइंस हमारी काफी कवर हुई हैं। टाइम बीइंग के लिए आई वुड से डिस्पैरिटीज काफी हाई है मार्केट में, क्योंकि हमारे यहाँ कंटिन्यूस इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ती जा रही है। जैसे फ्राइडे को जो टैरिफ आया उसमें सोया ऑयल पे 15-16 रुपीज का इंक्रीज आया, सीपीओ पे 12 रुपीज का 11 रुपीज का इंक्रीज आया। तो इसमें लोगों के पास इंपोर्ट आया हुआ भी रखा है और क्लियर्ड कार्गो भी है, तो उसके कारण यहाँ पे मुनाफा वसूली थोड़े से ऊंचे भाव में हो रही है। जबकि इंटरनेशनल मार्केट्स अभी भी एक फर्म लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डाउनवर्ड इंडिकेशन नहीं दे रहे हैं। इसलिए आई वुड से स्लो मीडियम टर्म डिमांड बनी हुई है। और धीरे धीरे इंटरनेशनल मार्केट्स को देखते हुए मार्केट्स को कुछ थोड़ा तो इम्प्रूव होना पड़ेगा यहाँ पे। मिस्टर मेहता, खरीफ का जो बुआई का इलाका है वहां पर 14-14.25% की बढ़त देखने को मिली है। क्लियरली इस बार फसल भी ज्यादा होने वाली है, उसका भी कुछ खास सेंटिमेंट इम्पैक्ट हमने फिलहाल भावों में आता हुआ नहीं देखा। नहीं, देखिए, अगर एकरेज का डेटा भी है तो काफी एनकरेजिंग है। लास्ट ईयर ग्राउंड नट में जो था नॉर्मली जो 5 साल की एवरेज 42 लाख थी, इसके सामने अभी तक 49 लाख पहुंच गए, जो लास्ट ईयर यही टाइम पे 35 लाख था। तो 14 लाख हेक्टेयर बढ़े। क्योंकि सोयाबीन में नॉर्मली 111-112 लाख हेक्टेयर होता है 5 साल की एवरेज, ये साल ऑलरेडी 119 लाख पर पहुंच गया, मतलब वहां भी 7.5 लाख हेक्टेयर बढ़ा है। तो डेफिनेटली ये जो क्रॉप अभी खरीफ क्रॉप सामने दिख रहा है, अगर बारिश ठीक रही अगस्त एंड में और 1 सितंबर में, तो यू कैन एक्सपेक्ट द बम्पर खरीफ क्रॉप बोथ ग्राउंड नट एंड सोयाबीन। और अभी से जो दिख रहा है कि भाई ग्राउंड नट विल हैव अ रिकॉर्ड ग्राउंड नट क्रॉप, आई वोंट बी सरप्राइज इट विल बी टच 60 लाख ऑल इंडिया खरीफ। और सोयाबीन भी अभी जो नंबर दिखा, लोग बोल रहे हैं 110 से 115 लाख की बात कर रहे हैं, जो ये साल 85 लाख था। तो दोनों अच्छी स्टेप हो रहा है। अगर वो अच्छा रहा तो डेफिनेटली इट विल इम्पैक्ट ऑन द प्राइस, क्योंकि सब नया क्रॉप जो अर्ली सोइंग वाला था, सोयाबीन या तो मगफली, दोनों सितंबर फर्स्ट वीक में आना शुरू हो जाएगा, तो वो भी एक प्रेशर लाएगा प्राइस पे। तो प्राइस थोड़ी दबेगी सितंबर ऑनवर्ड, भाव में थोड़ा दबाव आएगा अराइवल की वजह से। जी हाँ, आवक जैसे आनी शुरू हो जाएगी और जैसे आपने कहा कि रिकॉर्ड खरीफ फसल इस बार है, तो एक वो प्रेशर हम यहाँ पर बनता हुआ देखेंगे। नीरव, आपको क्या लगता है आने वाले 15-20 दिन यहाँ पर तेजी रह सकती है? त्योहारी मांग है, मांग बढ़ भी रही है यहाँ पर, लेकिन जैसे ही अराइवल प्रेशर आएगा, कितना भाव आपको लगता है अंडर प्रेशर रह सकता है फिर? देखिए, जो मेन रीजन है, आपने जो क्वेश्चन पूछा कि क्यों हम अभी सोयाबीन्स में या अदर ऑयल सीड्स में भी प्राइस घटते नहीं देख रहे, जबकि इतना ऑप्टिमिस्टिक क्रॉप आउटलुक है। जो मेहता जी ने बोला, रिकॉर्ड एकरेजेस हैं, क्रॉप्स भी अच्छी दिख रही हैं, पर्टिकुलरली ग्राउंडनट की तो बहुत ही अच्छी क्रॉप दिख रही है। सोयाबीन लास्ट ईयर से एटलीस्ट 15% से 20% हायर आ सकती है। तो इसमें मेजर रीजन है कि इंटरनेशनल ऑयल मार्केट कंटिन्यूस रैली कर रहा है, तो ऑयल वैल्यूज जो हैं एक बीन में वो या कोई भी ऑयल सीड में वो उसको रैली करा रहे हैं। जैसे ही नई क्रॉप अराइवल आएंगी, डेफिनेटली ऑयल सीड के प्राइसेस रिड्यूस होंगे, बट ओवरऑल सोया ऑयल और सीपीओ, इनके प्राइसेस बहुत बड़ा करेक्शन ऑयल में आया ऐसा नहीं लगता, क्योंकि प्रेडोमिनेंटली वो इंपोर्ट पैरिटीज पे ही चलते हैं। बीन के प्राइसेस में जरूर अच्छा करेक्शन आ सकता है, क्योंकि वैसे भी कोई बहुत बड़ा सोयाबीन मील का एक्सपोर्ट नहीं है हमारे यहाँ से। और डोमेस्टिक जो डीओसी की डिमांड है, जो आपने पोल्ट्री सेक्टर का बोला, वो एक स्टेडी डिमांड है, अबाउट 4.5 से 5.5 लाख टन की मंथली, ऑल प्रोडक्ट्स इंक्लूडेड इन मील। तो वो एक स्टेडी डिमांड है, जिसके कारण 6-7 लाख टन से ऊपर का क्रश नहीं जाता है। तो एक पीक सीजन में जो पहले के टाइम पे हम 11-12 लाख टन का क्रश करते थे, अब वो 7-8 लाख टन से ऊपर जा नहीं पाता है। तो बीन्स में उसका प्रेशर रहेगा, सामने ऑयल सप्लाई थोड़ी कम रहेगी।
चलिए, जाते जाते आप दोनों को एक 30 सेकंड्स और देना चाहूंगी ये बताने के लिए कि आपको कैसे लगते हैं प्राइसेस आगे जाते हुए। नीरव, आपसे शुरुआत करते हैं। आपने कहा कि बीन के भाव नीचे आएंगे लेकिन सोया तेल और सीपीओ में यहाँ पर मजबूती कायम रह सकती है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय क्यूज हैं। तो कहाँ पर आप खरीदारी का मौका देखते हैं, कहाँ पर कितना प्राइसेस यहाँ पर नीचे आ सकते हैं, क्या रेंज बनता हुआ देखते हैं आप अगले 1 महीने के लिए? अगर सितंबर सोया फ्यूचर्स की हम बात करें तो 852 रुपीज के आसपास में सोयाबीन ऑयल इज अ गुड बाय क्योंकि इंपोर्ट पैरिटीज काफी हाई हैं। आज डीगम की ही पैरिटी प्राइस 845 रुपीज आती है। उसी तरीके से सीपीओ में भी 725 जैसा सितंबर का फ्यूचर्स, अगर 728 जैसा सितंबर का फ्यूचर्स आता है कोई करेक्शन में, क्योंकि वॉलेटिलिटी अभी बहुत चल रही है मार्केट में, प्रॉफिट टेकिंग भी बहुत है, तो उस लेवल पे आई थिंक इट्स अ सेफ बाय। बीन्स में मैं बहुत बुलिश नहीं हूं क्योंकि क्रॉप आउटलुक अच्छा है। रादर यहाँ से 50-60 रुपीज की रैली में न्यू क्रॉप ईयर अक्टूबर नवंबर का बीन्स थोड़ा बहुत बेच भी सकते हैं। मिस्टर मेहता, आपसे भी वही सवाल, आपको भी क्या लगता है कहाँ भाव देखने को मिल सकते हैं? नहीं, जो अभी भाव चल रहा है मेरे ख्याल से 1-2 महीना एक लाइन पे चलेंगे। सितंबर के बाद मिडल ऑफ सितंबर के बाद भाव नीचे आने की शुरुआत होनी जरूरी है और होगा ऐसा लग रहा है। मगर अपने अगले 2 महीने में जो आज के जो भाव पैरिटी है साइडलाइन चलेंगे, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ऐसा लग रहा है। वंदना, आपसे भी एक व्यू जानना चाहेंगे। आपने इंडस्ट्री की कॉन्वर्सेशन सुनी, आपको क्या लगता है खाने के तेलों में कहाँ पर है ट्रेडिंग के मौके? जी मनीषा, मैं एग्री करती हूँ क्योंकि ऑयल सीड से मुझे बहुत ज्यादा तेजी नहीं लग रही एक्सेप्ट यहाँ पे मस्टर्ड, क्योंकि इसमें क्रशिंग डिमांड बहुत है और अगला फसल लाने में टाइम है। मेरे ख्याल से यहाँ पे सोयाबीन में 3850 तक एक हाई जा सकता है और वहां से एक हम फिर से रैली को नीचे की तरफ आते हुए देख सकते हैं, करेक्शन आते हुए देख सकते हैं। सीपीओ में इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि जो अगला मंथ है वो बैकवर्डेशन में इंडिकेट कर रहा है कि सप्लाई साइड यहाँ पे स्मूथ है। मेरे ख्याल से वहाँ पे 730, 728 एक अच्छा रेंज रहेगा बाय करने के लिए। अपसाइड थोड़े से यहाँ पे केप्ट हो सकते हैं, 750, 55 मुझे लग रहा है। और रीजन भी है क्योंकि कोविड की वजह से फेस्टिवल सीजन आ तो रहा है लेकिन डिमांड यहाँ पे थोड़े से लिमिटेड है क्योंकि यहाँ पे कुछ भी पब्लिक सेलिब्रेशन जो होता है वो सेलिब्रेशन यहाँ पे नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से एडिबल ऑयल डिमांड में थोड़ा सा यहाँ पे असर आते हुए हम देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर रिफाइन की मैं बात करूँ तो मुझे लग रहा है कि एक बार प्राइसेस जो है कह सकते हैं कि ऊपर की साइड में 870 तक जो है प्राइसेस जो है मूव कर सकते हैं। रिफाइंड सोया तेल में यहाँ पर बढ़त की उम्मीद सभी को है। कंसोलिडेशन मोटे तौर पर देखने को मिलेगा लेकिन अगर खरीदारी के मौके हैं तो वो सीपीओ और सोया तेल में निकलते हुए नजर आएंगे। त्योहारी मांग का भी असर यहाँ पर होगा, इंटरनेशनल क्यूज पर भी नजर रखनी होगी। लेकिन ओवरऑल इस पूरे एडिबल ऑयल सेक्टर में क्या लगता है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि रोज 4:30 बजे अब यहाँ पर एक थीम हम चूज करेंगे। आज हमने यहाँ पर तेल तिलहन की यहाँ पर बात की है, इंडस्ट्री से भी और एक्सपर्ट से भी, और जो व्यूज है सप्लाई डिमांड को लेकर और प्राइसेस को लेकर वो यहाँ पर आपके सामने है। मिस्टर मेहता और नीरव, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और उस पूरे एडिबल ऑयल सेक्टर पर अपनी राय देने के लिए। ब्रेक में जाने से पहले एक और सेक्टर जिसकी हम पहले भी बात कर रहे थे वो है मेटल्स, और प्रथमेश अच्छी खासी तेजी यहां पर है, 1 से 2% की बढ़त इस वक्त हम यहां पर कारोबार में होता हुआ देख रहे हैं। दिन की शुरुआत यहां पर बेहतर हुई थी, इवन एज जापान के जीडीपी नंबर्स इतने खराब आए, हमने काफी सपोर्ट इस एरिया में आते हुए देखा है। यहां से आपने कॉपर में तो बाइंग रिकमेंडेशन दी ही है, लेकिन इस सेक्टर में आगे जाके अब क्या उम्मीद है? आई थिंक मनीषा, ग्लोबल इकोनॉमी ओपन अप हो रही है, धीरे धीरे ऑप्टिमिज्म हो रहा है। हालांकि ग्रीन शूट्स ऑफ रिकवरी अभी बहुत दूर है, नेक्स्ट ईयर तक भी पॉसिबल नहीं है, बट धीरे धीरे ऑप्टिमिज्म आ रहा है और इसी के कारण आपको मेटल्स में जो है वो रिकवरी दिखाई दे रही है। मेरे ख्याल से सारा बूस्ट है स्पेशली कॉपर और लेड के लिए। बाकी जिंक जो मेटल है ओवर सप्लाइड सिचुएशन में रह सकता है 2020 में, बट कॉपर के लिए काफ़ी फेवरेबल है। मेरे ख्याल से अगर ट्रेड करना है तो कॉपर में यहाँ से करीब 520 तक के टारगेट के लिए आप बाइक साइड में रह सकते हो, और जिंक में मेरे ख्याल से ट्रेड अवॉइड करना चाहिए, पॉसिबल करेक्शन रह सकता है इस पर्टिकुलर काउंटर में। चलिए, तेजी बहुत ज्यादा है लेकिन खरीदारी के मौके फिलहाल यहां पर कॉपर में है, बाकी मेटल्स में थोड़ा सा कंसोलिडेशन या उनको अवॉइड करने की राय है। इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जब लौटेंगे तो जोड़ेंगे दर्शकों के अपने साथ, लेंगे उनके सवालों के जवाब। कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है और अब वो समय है जब अपने दर्शकों को हम यहाँ पर अपने साथ जोड़ते हैं, और सबसे पहले हमारे साथ धीरज जुड़े हैं फोन लाइन पर सिरसा से। धीरज जी नमस्कार, क्या है आपका सवाल? नमस्कार मैम निशा जी। मैम मैं वंदना जी से पता करना चाहता हूँ ग्वार सीड और RM सीड के बारे में। मैम
जी, आपने खरीदा है, बेचा है, क्या करना चाहते हैं? मैम मेरा ज्वार सीड 4005 रुपए से तीन लोट प्लस है और RM सीड 5090 रुपए से 2 लोट प्लस है मैम। खरीदारी करी है धीरज जी ने, और वंदना आपसे जानना चाहते हैं कि क्या करें, RM सीड और गुआर सीड दोनों में ही खरीदारी करके बैठे हैं। मनीषा, दोनों इन द मनी कॉल है, यहाँ पे उनको अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। मेरे ख्याल से पहले RM सीड को लेते हैं यहाँ पे, तो अगर 50 तक मुझे प्राइसेस लग रहे ऊपर की तरफ, और कहे तो रैली बहुत स्ट्रांग आई है, यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। गुआर सीड की बात है तो गुआर सीड भी मुझे लग रहा है कि प्राइसेस अभी और थोड़े से ऊपर की तरफ जा सकते हैं। मैंने एक बाय कॉल भी दिया, मुझे लग रहा है कि एक बार अगर मैं सितंबर कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो मुझे लग रहा है कि एक बार 4100 तक प्राइसेस जो है वो जा सकते हैं, वो आप होल्ड कर सकते हैं, जिसके लिए स्टॉकर्स आपको 4000 का लगा के चलना होगा। धीरज जी, वंदना जी आपको कह रही हैं कि आप खरीदारी करके रहिए यहाँ पर, और आप इन द मनी ऑलरेडी हैं और यहाँ से भी आप बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। हमारे पास एक अगला व्हाट्सएप आया है। कमलेश उल्हासनगर महाराष्ट्र से लिखते हैं कि कच्चे तेल में 2 लॉट्स में खरीदारी उन्होंने की है 3200 के स्तर पर। प्रथमेश, इनके लिए क्या राय है? इसके मतलब आज तो अच्छा बढ़त देखने को मिली ही है यहाँ पर, लेकिन यहाँ से कितनी तेजी की उम्मीद? मेरे ख्याल से इनका जो कॉस्ट टू कॉस्ट है वो वहाँ पे आने की उम्मीद है। 3200 पॉसिबिलिटी, इनको 3230 तक का भी भाव मिलेगा, वहाँ पे एग्जिट कर लेंगे। और प्रथमेश, नीचे में किस तरह के सपोर्ट लेवल्स या कितना कॉशन इनको लेना चाहिए, कहाँ स्टॉप लॉसेस होने चाहिए? 3100 और 3040, ये 2 पॉसिबल सपोर्ट लेवल्स है क्रूड को लेकर। मेरे ख्याल से इनको पोजीशंस होल्ड करना चाहिए। यहाँ पे एवरेज भी कर सकते हैं अगर इनका रिस्क एपेरेट अच्छा है, इनका एवरेज बाइंग काफ़ी अच्छा हो जाएगा। 3230 के आसपास ये निकल जाएगा। खरीदारी की राय यहाँ पर कच्चे तेल में है। आज का दिन काफी बेहतर है, लेकिन याद रहे कि वेडनेसडे को ओपेक और एलाइज की मीटिंग है और वहां से जो डायरेक्शन है वो निकल के आती हुई नजर आ सकती है। हमारे पास अब श्रवण फोन लाइन पर है बोकारो से। श्रवण, नमस्कार, क्या है आपका सवाल? कॉपर आज सेल किया 1280 में 512 रुपये 80 पैसा। आपने आज भी क्वाली की है? आज ही के सेल की। प्रथमेश, बेचा है इन्होंने कॉपर, आपकी तो बाय कॉल थी यहाँ पर, आपको लगता है कि और बुलिश है, लेकिन श्रवण अब क्या करें? 512 रुपए में यहाँ पर इन्होंने शॉर्ट किया है। इन्होंने शॉर्ट किया, मेरे ख्याल से इनको निकल जाना चाहिए। पॉसिबल मोमेंटम खासा की कॉपर में काफ़ी ज़्यादा 520 तक की उम्मीद देख सकते हैं। मेरे ख्याल से शॉर्ट पोजीशन से निकल के लॉन्ग पोजीशन में अगर आए और मेरे ख्याल से रिवर्स करते पोजीशन 510 के आसपास एंट्री पॉइंट ले ले और 506 का स्टॉप लॉस लगाकर ऊपर में 515 पहला और 520 टारगेट के लिए बाय करके चलना चाहिए। सेल पोजीशन से निकलना चाहिए। प्रथमेश, एक्चुअली काफी सारे लोगों को ऐसा लगता रहा है कि मेटल्स अपने फंडामेंटल्स को यहाँ पर रन अप कर गए हैं। बहुत ज्यादा गेन्स हमने यहाँ पर आते हुए देखे हैं, लेकिन जिस तरह से डॉलर वीक है, स्टिमुलस बाजार में काफी ज्यादा है, चाइना का डेटा बेहतर है, बाकी कंट्रीज के इकोनॉमीज में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नंबर्स इतने बेहतर नहीं दिखे हमने, चाहे वो रिटेल सेल्स हो, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस नंबर्स हो, वो भी इतने अच्छे नहीं आए थे यहाँ पर यूरोप से। आप क्या फैक्टर्स देखते हैं इतने ज्यादा रन अप के लिए, और क्या यहाँ पर मेटल्स में अब यही रहा है कि शॉर्ट ना किया जाए नियर टर्म में? आई थिंक डाइवर्जेंस तो है मनीषा, ग्लोबल रिसेशन भी है, होने के बावजूद भी सारे मेटल्स पे रनअप है। और ये रनअप इसी बेसिस पे है बिकॉज जो बेस नंबर है मार्च से कंपैरिजन में करें सारे नंबर्स में आपको हालांकि रिकवरी दिखाई देगी, लेकिन इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर सेम रिकवरी पॉसिबल नहीं है। बट एक बात तो है, ऑप्टिमिज्म इकोनॉमीज में बैक आ रही है, इकोनॉमीज जो है वो ओपन अप हो रहे हैं। मेरे ख्याल से एक्सपोर्ट्स भी काफ़ी अच्छे होने की पॉसिबिलिटी है अक्रॉस द ग्लोब। इंडिया के एक्सपोर्ट्स नंबर भी काफ़ी अच्छे हैं, सिमिलरली चाइना के एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का भी पॉसिबिलिटी अच्छी है कि आने वाले महीनों में इनका जो ट्रेड है वो अच्छा हो। यही फैक्टर्स को देख के मेरे ख्याल से कॉपर में एक मोमेंटम आ सकता है 515 और 520 तक के। मेरे ख्याल से इट इज़ बेस्ड ऑन ग्रीन शूट्स ऑफ रिकवरी इन द शॉर्टर टर्म। चलिए, फिलहाल यहाँ पर शॉर्ट करने की राय नहीं है। अपने फंडामेंटल से जरूर मेटल्स यहाँ पर आगे जा चुके हैं, लेकिन क्योंकि मोमेंटम ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड है और वो क्लियरली हमने यहाँ पर प्राइसेस में आता हुआ देखा भी है। इवन एज जिंक में यहाँ पर इन्वेंट्रीज बढ़ी हैं, उसके बावजूद भी जिंक में बहुत जोरदार तेजी पिछले कुछ हफ्तों में देखने को मिली है। और आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर करीबन आधे से 2% तक की बढ़त यहाँ पर अक्रॉस मेटल्स में बनी है। अगले कॉलर की तरफ जाते हैं और दशरथ निम्मत गुजरात से अब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। दशरथ जी, नमस्कार, क्या है आपका सवाल? नमस्कार बहन जी, मेरे पास 100 बोरी कैस्टर हाजिर में है जी, तो उसमें अच्छी तेजी कब आएगी? मैं दीपावली तक रुक सकता हूँ?
दीपावली तक यहाँ पर बेचना चाहेंगे, मुनाफा निकालना चाहेंगे। वंदना, क्या राय है? 100 बोरी इनके पास कैस्टर पड़ा है। जी मनीषा, इनका जो होल्डिंग पीरियड है वो यहाँ से थोड़ा सा लंबा है, 2-3 महीने का टाइम अभी भी हमें है, और वो जो समय है वहाँ पे डिमांड जो है थोड़ा इम्प्रूव हो सकता है। और एक कंसोलिडेशन के बाद एक बेस बंदा हम लोगों ने देखा है यहाँ पे कैस्टर में। मेरे ख्याल से इन्हें 4200 तक के जो प्राइसेस है वो यहाँ पे मिल सकते हैं। तो 200-250 रुपए की तेजी है और इन्हें यहाँ पे वेट करना चाहिए दिवाली तक। दशरथ जी, आपने कहा आप दिवाली तक रुक सकते हैं, तो जरूर रुकिए और यहाँ से आपको और मुनाफा करंट भावों में देखने को मिलेगा। हमारे पास अब एक व्हाट्सएप है सुरेंद्र जी का लुधियाना से। प्रथमेश, इन्होंने सोने में 2 लॉट खरीदे हैं 49,100 पे। क्लियरली अभी भी यहाँ पर ये इन द मनी तो है, लेकिन कितना होल्ड करें और भाव कहाँ तक जा सकते हैं? मेरे ख्याल से इनको बुक कर लेना चाहिए। 53,000 के आसपास का भाव है, काफ़ी अच्छे भाव पे इन्होंने एंट्री करी है। मेरे ख्याल से इनको एक बार के लिए निकल जाना चाहिए। एक बार पॉसिबल करेक्शन आ सकता है गोल्ड और सिल्वर दोनों काउंटर में। और गोल्ड में अब किस तरह की रेंज रहेगी, क्योंकि वॉलेटिलिटी यहाँ पर काफी ज्यादा है। इंटरनेशनल क्यूज को ऑफ कोर्स यहाँ पर बाजार देखेगा, लेकिन इस हफ्ते की अगर बात की जाए प्रथमेश, तो आपको क्या लगता है किस रेंज में कितनी कंसोलिडेशन हम यहाँ देख सकते हैं? मेरे ख्याल से 53,400 अपसाइड में और पॉसिबली नीचे 52,200 ये रेंज रहेगा। हालांकि रेंज काफ़ी बड़ा है, बट गोल्ड के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें मोमेंटम आता है तो काफ़ी फास्ट होता है। ये रेंज को लेकर आप काम कर सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन आपसे चांदी पर भी पूछना चाहूंगी, क्योंकि बेस मेटल्स में अच्छा खासा रन अप है और चांदी क्लियरली यहाँ पर मेटल्स को फॉलो कर रही है, नॉट सो मच गोल्ड, और इसीलिए हमने इंट्राडे में आज 3% तक के गेन्स आते हुए देखे थे। यहाँ पर आपको क्या रेंज दिखती है? मेरे ख्याल से अगेन काफ़ी हीटअप हो चुका है सिल्वर एज अ काउंटर, और टेक्निकली भी मेरे ख्याल से करेक्शन जोन में है, और पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे 67,000 का भाव जो है वापस दिख सके। हालांकि बेस मेटल्स के कारण मेरे ख्याल से सिल्वर को बूस्ट मिल रहा है, पर मेरे ख्याल से सिल्वर अगर ऊपर के भाव में अगर सेल करके स्ट्रैटेजी बनाए तो मेरे ख्याल से आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। 67,000 का भाव जो है आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में देखने को मिल सकता है। एक सवाल लेने का समय है और व्हाट्सएप आया है हमें प्रदीप का झांसी से। ये किसान हैं और 800 क्विंटल इनके पास चना पड़ा हुआ है। वंदना, जानना चाहते हैं कि भाव यहाँ से कैसे मूव करेंगे? चना में तो बहुत बड़ा यहाँ पे ब्रेकआउट आया। मेरे ख्याल से थोड़ा सा वेट करना चाहिए। एक बार इन्हें 4450 तक का जो प्राइस है वो यहाँ पे मिल सकता है, और जो तेजी रहेगी ये थोड़ा सा शॉर्ट लिव्ड हो सकती है। तो जैसे ही 4450 तक के भाव आए वहां पे ये अपने फसल को बेच सकते हैं। आपने कहा ब्रेकआउट है और डेफिनेटली है यहाँ पर। आप किस चीज को इसको यहाँ पर एट्रीब्यूट करेंगी वंदना? 2% की जो ये आज तेजी देखने को मिली है, किस वजह से है, और क्या प्राइसेस और भी यहाँ से ऊंचे जा सकते हैं, और क्या ये त्योहारी मांग के चलते हैं? जी मनीषा, यहाँ पे काफी चीजें हैं। अगर आप देखें यहाँ पे तो चना में काफी कंसोलिडेशन के बाद एक अपसाइड देखने को यहाँ पे मिला है, तो एक ब्रेकआउट भी है यहाँ पे। दूसरी चीज है कि फेस्टिव डिमांड जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे आनी शुरू हो गई है, और यहाँ पे बेसन का डिमांड आना शुरू हो गया, जिसकी वजह से चना में हम एक ब्रेकआउट आते हुए देख रहे हैं। मेरे ख्याल से 4450, 4460 तक जो प्राइसेस हैं यहाँ पे आ सकते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना चाहिए, क्योंकि अभी भी थोड़ा जो अपसाइड है वो यहाँ पे आ सकता है। पिछले साल के कंपैरिजन में त्योहारी मांग उतनी नहीं है, लेकिन अपने लोज से डेफिनेटली यहाँ पर चने में आज सुधार देखने को मिला है, और आज तो अच्छी खासी खरीदारी है ही। लेकिन इसी के साथ वंदना और प्रथमेश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और उन सभी कमोडिटीज पर अपनी राय देने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए CNBC आवाज।